नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पत सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील श्रोती और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और कहना चाहता हूं कि सभी के जीवन में कभी ना कभी रवि की सवारी का आगमन जरूर होता है। मतलब उजाला सभी के जीवन में कभी ना कभी जरूर आता है, बशर्ते गहरी काली रात में भी हमें कर्म का दीपक जलाए रखना होता है। और इसी कर्म के दीपक को जलाए रखने के क्रम में आपके लिए अगला लेक्चर लेके आए हैं, जिसका संबंध है 3 मार्कर की श्रृंखला से, जिसके अंतर्गत हम पेपर के सभी 3 मार्कर आपके लिए तैयार करके ला रहे हैं, जिसमें अकेले 3 मार्कर नहीं अपितु उसके मॉडल आंसर भी साथ में हैं। पेपर 1, 2, 3 के सभी टॉपिक के 3 मार्कर लाए जाएंगे, पेपर 4 के सभी 2 मार्कर आपके लिए लाए जाएंगे विद मॉडल आंसर। और इस पूरे लेक्चर के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको जरूर मिल जाएंगे, जरूर जाइए प्राप्त कीजिए, जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है मौर्यकाल। मौर्यकाल से संबंधित 49 3 मार्कर में आपके लिए लेके आया हूं। साथियों, हर डायमेंशन से 3 मार्कर कवर कर लिए और अधिकांश 3 मार्कर ऐसे हैं जो बिल्कुल वन लाइनर हैं, एक लाइन के हैं, तथ्यात्मक हैं, पर चूंकि आने की संभावना, इसलिए हमने उन्हें भी समाहित कर लिया है। 49 3 मार्कर हर डायमेंशन के मौर्यकाल से संबंधित। शुरुआत करते हैं साथियों। पहला 3 मार्कर है मौर्यकालीन स्रोत। कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मौर्यकालीन व्यवस्था के स्रोत क्या हैं। साथियों, मौर्यकाल की जानकारी देने के लिए 3 तरह के स्रोत हैं। पहला पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक और तीसरा विदेशी विवरण। पुरातात्विक यदि मैं बात करूं साथियों, तो पुरातात्विक स्रोत में अशोक के अभिलेख ले लो, रुद्रदामन जो शक शासक था उसका जूनागढ़ अभिलेख ले लो, चंद्रगुप्त मौर्य जो स्वयं संस्थापक था मौर्य वंश का, उसके सिक्के ले लो। ये सभी पुरातात्विक साक्ष्य हैं इस वंश की जानकारी देने के लिए। इसके अलावा साहित्यिक स्रोत की यदि मैं बात करूं तो अर्थशास्त्र आप सभी जानते हैं, राजनीति से संबंधित किताब थी चाणक्य मतलब पंडित कौटिल्य की। इसके अलावा मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, हर्षचरित बाण भट्ट की। इसके अलावा बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र की, राज तरंगिणी कलहड़ की, मालविकाग्निमित्रम कालिदास की। ये सारी किताबें हैं साथियों जो मौर्य काल से संबंधित हमें जानकारी देती हैं। इसके अलावा आप देखें पूर्ण विराम करके विदेशी विवरण भी मैंने हेडिंग दी है, जिसमें मेगास्थनीज की इंडिका एक विदेशी विवरण है जिससे इस कालखंड की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज कौन आप जानते हैं, पुराने लेक्चर में बता चुका हूं कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध किया था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया था, चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था। परिणाम यह रहा कि उसने अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और अपना एक राजदूत मतलब मेगास्थनीज इसके दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र दरबार में रहा और वहीं बैठकर इसने इंडिका नाम की किताब लिखी थी, जिसमें मौर्यकालीन संस्कृति और समाज की जानकारी मिलती है साथियों। तो ये 3 सोर्स हैं जो कि हमें जानकारी देते हैं मौर्य काल से संबंधित। इसके अलावा एक बात और स्पष्ट कर दूं कि कंप्लीट स्रोत यदि ना आए और कभी केवल यह आ जाए कि पुरातात्विक स्रोत बताइए तो केवल आप इतना लिख सकते हैं, साहित्यिक स्रोत बताइए तो केवल आप इतना लिख सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा मैंने फिर वही पैटर्न का प्रयोग किया जो मैं आपसे बार बार कहता हूं, पॉइंट विद हेडिंग। यदि आप हेडिंग दे देते हैं तो आप ज्यादा कंटेंट उसमें लिख लेते हैं। देखिए, मैंने हेडिंग दे दी पुरातात्विक, मैंने हेडिंग दे दी साहित्यिक, मैंने हेडिंग दे दी विदेशी विवरण। और एक बात और मैं कहता हूं कि अनावश्यक सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा तथ्य देना है कॉमा कॉमा करके। इसके अलावा आपका यदि पॉइंट लाइन कंप्लीट होने के पहले कंप्लीट हो गया तो आप उसी लाइन से दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं पूर्ण विराम करके, जैसा मैंने यहां किया। उद्देश्य होता है कि क्लैरिटी के साथ, अच्छा लेखन के साथ हम ज्यादा से ज्यादा उसे तथ्य दे दें। आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए वही आ गया, मौर्यकालीन पुरातात्विक स्रोत, तो आप केवल पुरातात्विक वाले बताएंगे। इसके अलावा मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोत, तो आप केवल साहित्यिक वाले बता देंगे। तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अहनानूर या मुरनानूर, ये क्या है साथियों? ये तमिल ग्रंथ है जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी मिलती है कि उन्होंने दक्षिण क्षेत्र पर भी विजय प्राप्त की थी। यह जानकारी देने वाला एकमात्र स्रोत है अहनानूर व मुरनानूर, जो कि तमिल ग्रंथ है। तो देखिए, हमने दोनों बातें बता दी। पहले ये बताया कि ये है क्या और फिर ये बताया कि ये जानकारी क्या दे रहा है। कंप्लीट आंसर है, पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सेल्यूकस निकेटर, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया था तो उसके साथ उसके कई सहयोगी सेनापति थे, उनके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। और उन्हीं सभी सहयोगी सेनापतियों में जो मुख्य सेनापति था वो था सेल्यूकस निकेटर। इसी को पूरा राजपाट सौंप के सिकंदर वापस चला गया था। आप सभी जानते हैं सिकंदर कुल 19 महीने तक भारत में रहा था, बस इसके बाद चला गया था। ब्यास नदी के तट
पर उसने वापस जाने का फैसला ले लिया था, उसकी सेना ने हार मान ली थी, पीछे हटने का फैसला ले लिया था, आप सभी जानते हैं, घनानंद की सेना से डरकर। और सिकंदर अपना पूरा राजपाट सेल्यूकस निकेटर को सौंप के चला गया था। ये वही सेल्यूकस निकेटर, मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इसने फिर युद्ध लड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ 305 ईसा पूर्व में, और उसकी आगे की घटना मैंने आपको बताई। तो देखिए पूरी बातें यहां लिख दी मैंने, ये सभी बातें देखिए मैंने 2.5 लाइन में कंप्लीट कर दी। क्या लिखा? सिकंदर का सेनापति जिसने कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया। पर एक चीज आप नोटिस कीजिए, ब्रैकेट में मैंने ईयर भी मेंशन किया 305 ईसा पूर्व। और देखिए युद्ध कर पराजय का सामना किया, अपनी बेटी, ब्रैकेट में उसकी बेटी का नाम, का विवाह उससे कर अपने राजदूत, ब्रैकेट में राजदूत का नाम मतलब मेगास्थनीज, को इसके पाटलिपुत्र दरबार में भेजा। आप एक चीज नोटिस कीजिए दोस्तों, मैंने पूरी कहानी भी बता दी, मैंने तथ्यों को भी ब्रैकेट में मेंशन कर दिया। यदि ये लिखा है कि युद्ध लड़ा तो युद्ध कब लड़ा ये भी मेंशन किया है। मैं बार बार कहता हूं इतिहास में वर्ष मतलब ईयर मतलब डेट का बहुत महत्व है। यदि आपको किसी भी घटना, किसी भी युद्ध का वर्ष पता है तो आप ब्रैकेट में जरूर मेंशन करो, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके अलावा मैं एक बात और बोलता हूं कि इतिहास में यदि आपको किसी भी तथ्य या किसी भी कथन के पीछे का स्रोत पता है कि यह चीज कहां से पता चली, तो आप उस स्रोत को भी मेंशन कर दो, यहां भी अच्छे नंबर मिलते हैं साथियों। तीसरी बात मैं क्या बोलता हूं, उदाहरण यदि आपके पास कुछ है तो उदाहरण भी दीजिए, अच्छे नंबर मिलेंगे। ये कुछ बातें होती हैं जो आपको ज्यादा नंबर दिलाती है। फिलहाल ये सेल्यूकस निकेटर सारी बातें लिख दी। आगे बढ़ते हैं, अगला आएगा यूनानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव। आप सभी जानते हैं, मैंने आपको कल भी क्लास में बताया था, पिछली क्लास में, कि भारत पर कई विदेशी आक्रमण हुए थे। सबसे पहला विदेशी आक्रमण हुआ था ईरानियों का, दूसरा भी ईरानियों का था, तीसरा यूनानियों का था जिसमें सिकंदर आया था। क्लियर? और उसके बाद फिर मौर्योत्तर काल में भी आक्रमण हुए जिसमें हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाणी ये सब आए थे। फिर बाद में गुप्तोत्तर काल में हूण आए थे। इन सब की बात मैं आपको कल बता चुका था। तो उन्हीं यूनानी आक्रमण का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। साथियों आप देख रहे हैं मैंने 3 पॉइंट में सारे प्रभाव बताने की कोशिश करी। थोड़ा देखिएगा और आप थोड़ा संक्षिप्तीकरण देखेंगे कि किस तरह हम कम शब्दों में ज्यादा बातें बता सकते हैं। देखिए पहला, सिक्के। सिक्के के ब्रैकेट में मैंने लिख दिया उलूक शैली। भारतीय दर्शन, ब्रैकेट में लिख दिया पाइथागोरस का प्रभाव। नीचे आइए, ज्योतिष, नक्षत्र का ज्ञान, कौमा वर्ष को माह व महीनों में विभाजन करने की शुरुआत। फिर नीचे आइए, नगर, सिकंदर द्वारा ये 3 नगर की स्थापना। तो आप देखेंगे कि कितने सारे चीजों पर प्रभाव पड़ा। एक तो सिक्कों पर प्रभाव पड़ा कि हमने उलूक शैली मतलब एक नई शैली के सिक्के ढालना शुरू कर दिया। दर्शन पर प्रभाव पड़ा कि पाइथागोरस का प्रभाव हमारे क्षेत्र पर पड़ा। ज्योतिष पर प्रभाव पड़ा कि हमने उनसे नक्षत्र सीख लिया। और नगर पर प्रभाव पड़ा कि सिकंदर ने कई नगर स्थापित किए। तो हमने ओवरऑल क्या किया, किन किन क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा उसकी हेडिंग डाल दी और ब्रैकेट में उसका डिटेल लिख दिया। जैसे सिक्के तो ब्रैकेट में उलूक शैली, नगर तो 3 नगर के नाम। इस तरह से आप चीजें लिख सकते हैं। आप हेडिंग दे देंगे और अंदर की डिटेल लिख देंगे तो आप ज्यादा बातें बता पाएंगे, जैसा मैं बार बार कहता हूं। इसके अलावा मैं क्या बोलता हूं कि जो मुद्दा है उस मुद्दे से कभी नहीं भटकना। मुद्दा क्या है, यूनानियों का भारत पर प्रभाव, यूनानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव। तो बस प्रभाव बताओ, आगे बढ़ो। अब कई लोग, मैं बार बार बताता हूं क्या करते हैं, ये जो अंदर की बातें हैं इन्हीं को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। अरे ये पूछा है ना उसने तो केवल इसके बारे में बताओ, तो इसका आंसर हो गया ये। अब इसको मत एक्सप्लेन करने बैठ जाओ। क्लियर? क्योंकि 3 मार्कर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंड्रोकोटस। देखिए सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का एक नाम था। क्लियर? तो देखिए क्या लिखा है, यूनानी शास्त्रों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया और यह नाम नियार्कस ने इसको दिया। क्लियर? सीधा फैक्ट है, एक लाइन में कंप्लीट। मेगास्थनीज, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं और एक लेक्चर जो मेरा पहला वाला बना था उसमें भी इसकी चर्चा हुई थी। फिर से देख लीजिए एक बार। नॉर्मल थ्योरी में हमने इसको कंप्लीट कर दिया। क्या लिखा देखिए, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र दरबार में भेजा। उसने किताब लिखी, किताब का नाम था देखिए इंडिका। उस किताब में मौर्यकालीन समाज और संस्कृति का वर्णन है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक रहा। तो आप देखिए सारी बातें बता दी, किसका राजदूत था, किसके दरबार में रहा, कब से कब तक रहा, इसने कौन सी किताब लिखी, उस किताब में क्या खास था, सब बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। सुदर्शन झील, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो आप प्लीज प्रेजेंटेशन इस तरह का रखना। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक से ज्यादा जगह उनका जिक्र हुआ है। जैसे मैंने अपने शायद दूसरे या तीसरे लेक्चर में आपको बताया था बलि। मैंने बताया था बलि एक कर है, बट ये जो कर है ये केवल एक कालखंड में तो रहा नहीं है भाई। ऋग्वेदिक काल में भी था, उत्तर वैदिक काल में भी था और बाद में भी आया। तो आप प्लीज हर कालखंड का मेंशन कर दो कि किस काल में इसका स्वरूप क्या था। तो जैसे हमने देखा था कि ऋग्वेदिक काल में, देखिए तो हमने क्या लिखा था, बलि एक प्रकार का कर, और फिर क्या लिखा था, स्वरूप। स्वरूप में लिखा था ऋग्वेदिक काल में ये स्वेच्छाकारी था और उत्तर वैदिक काल में ये नियमित था।
ये लिखा था हमने। तो ओवरऑल मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि कोई चीज एक से ज्यादा जगह पर आई हुई है, जैसे बलि नाम का कराया था, तो आप पहले ये बताओ कि ये है क्या, और फिर ये बताओ कि अलग अलग समय में इसका रूप कैसा रहा। क्लियर है? उसी तरह सुदर्शन झील की बात करते हैं। सुदर्शन झील का जिक्र भी इतिहास में 3-4 बार होता है। पहली बार होता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, जहां उसने इसका निर्माण करवाया था जूनागढ़ में। दूसरी बार होता है रुद्रदामन के काल में, उसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और तीसरी बार होता है स्कंदगुप्त के काल में, उसने भी इसका पुनर्निर्माण कह लो, मरम्मत कह लो, ये सब करवाया था। तो जिक्र एक से ज्यादा जगह हो गया ना। तो और शुरू में निर्माण हुआ, बाद में पुनर्निर्माण हुआ, मतलब क्या है और फिर क्या क्या हुआ, ये सब बताना होता है। अच्छे नंबर मिलते हैं। देखिए क्या लिखा है, गुजरात के जूनागढ़ में विद्यमान झील। तो पहले तो हमने ये बता दिया क्या है, क्या है, झील है। जैसे बलि में बता दिया था क्या है, एक प्रकार का कर है, दैट्स इट। गुजरात के जूनागढ़ में विद्यमान एक झील है। अब देखो आगे क्या लिखा है, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने, ब्रैकेट में लिखा है पुष्यमित्र गुप्त द्वारा, और पुनर्निर्माण रुद्रदामन ब्रैकेट में सुबिसाग द्वारा, और स्कंदगुप्त ब्रैकेट में चंद्रपालिका द्वारा करवाया गया। दैट्स इट। तो ओवरऑल हमने ये भी बताया कि क्या है, झील है जूनागढ़ की। इसका अलग अलग कालखंड में क्या क्या रहा, तो पहले निर्माण हुआ इनके द्वारा, पुनर्निर्माण हुआ इनके द्वारा। किसके कालखंड में हुआ और उनने किससे करवाया, तो चंद्रगुप्त ने करवाया था पुष्यमित्र गुप्त से, तो ब्रैकेट में पुष्यमित्र गुप्त का भी नाम लिखा। रुद्रदामन ने करवाया था सुबिसाग से, तो सुबिसाग का नाम भी लिखा। ये लोग इनके गवर्नर हुआ करते थे। क्लियर? तो आप देखिए सारे फैक्ट से मैंने उसको सजा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के उपनाम, देखिए इन सब पे प्रश्न बन जाते हैं। किसी राजा के उपनाम, उपाधियां, तो सीधा सीधा देख लो सर। 3 उपनाम है इसके। पहला देखिए मैंने लिखा है अमित्रोकेटस। अमित्रोकेटस मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ये उपनाम इसे दिया गया है यूनानी साहित्यों में। इसके अलावा सिंहसेन इसका एक नाम है जो जैन साहित्य में वर्णित है। एक नाम इसका भद्रसार या वारीसार है जो वायु पुराण में दिया हुआ है। दैट्स इट, कुछ नहीं है इसमें ऐसा, बस 3 पॉइंट और सारे उपनाम बता दिए। यदि उपनाम का तात्पर्य आपको बताए तो ये भी बता दिया करो, और उसका वर्णन कहां है, जैसे हमने बताया यूनानी साहित्य में है, वायु पुराण में है, ये जैन साहित्य में, लिख दोगे तो अच्छा लगता है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, इतिहास इज ऑल अबाउट एविडेंस। यदि कोई चीज है तो वो कहां वर्णित है, वो यदि बता दोगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। धम्म साथियों आप सभी जानते हो, अशोक ने कलिंग युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो उसने धम्म के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया था। बट कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं धर्म में और धम्म में। धर्म मतलब एक रिलीजियस बिलीफ, तो उसका धर्म जो था वो बौद्ध धर्म था, जिसकी वो उपासना करता था, पूजा करता था। क्लियर? वो हो गया धर्म, जैसे हमारा और आपका जो अपना व्यक्तिगत जो धर्म होता है। क्लियर? जो आस्था का विषय। एक होता है धम्म। अब ये धम्म क्या है, तो अशोक ने धम्म की नीति भी चालू की थी। धर्म तो था ही बौद्ध धर्म, उपगुप्त से उसकी दीक्षा ली थी, पर धम्म की नीति भी शुरू की थी। धम्म का मतलब होता है कि मैं अपने सार्वजनिक जीवन में किस तरह का आचार व्यवहार करूंगा, या अकेला मैं नहीं, हर व्यक्ति को अपने सार्वजनिक जीवन में किस तरह का आचार व्यवहार करना चाहिए, उन सभी का जो एक समावेशित रूप था उसे धम्म कहा गया। तो धर्म क्या हो गया, व्यक्तिगत जीवन का धार्मिक बिलीफ कि हम व्यक्तिगत जीवन में किस धर्म को मान रहे हैं। और धम्म क्या हो गया, सार्वजनिक जीवन में हमारे क्या कर्तव्य हैं, उस हिसाब से हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, इस सबको धम्म कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए इन्होंने क्या लिखा, पहला तात्पर्य कर्म के सिद्धांत पर आश्रित, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में हम कर्म करते हैं ना, कर्म के सिद्धांत पर आश्रित एक आचार संहिता, मतलब किसका क्या आचार व्यवहार होना चाहिए। अच्छा, जिसके मूल में क्या है, मानवीय मूल्यों का संवर्धन। उद्देश्य क्या है, सभी का हम भला कर सके, अपने कर्तव्य को अच्छे से निभा सके। तो देखिए तात्पर्य की तरह संक्षेप में मैंने लिख दिया, कर्म के सिद्धांत पर आश्रित एक आचार संहिता जिसका उद्देश्य मानवता का उत्थान, ये हो गया धम्म। प्रतिपादन किसने किया, अशोक ने किया कलिंग युद्ध के बाद। इसके बाद इसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं, अब सार्वजनिक जीवन में हम कैसा व्यवहार करेंगे ताकि हमारे कर्तव्य से लोगों का भला हो, तो ऑब्वियसली इसमें अच्छी अच्छी चीजें शामिल होंगी। और अच्छी अच्छी चीजें कोई एक धर्म में तो होती नहीं है, हर धर्म में होती है। तो दोस्तों इसमें जो शासन की व्यवस्था, दंड व्यवस्था, ये वैदिक धर्म से ली गई थी। इसमें इंद्रजाली मतलब जो जादू टोना और ये सब जो उपाय वगैरह होते हैं कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ये आजीवक संप्रदाय से प्रेरित था। और इसमें जो नैतिकता की बात हुई थी धम्म में,
एथिकल वैल्यूज की बात हुई थी वो बौद्ध धर्म से लिया गया था। कहना ये चाह रहा हूं कि इसमें हर धर्म की अच्छी चीजें शामिल की गई थी। बाकी डिटेल में 11 मार्कर के हिसाब से हम धम्म पढ़ते हैं, इधर मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। तो धम्म के बारे में आप देखिए सारी बातें मैंने बता दी। पहला तात्पर्य, दूसरा प्रतिपादन और तीसरा तत्व। तात्पर्य है कर्म के सिद्धांत पर आश्रित एक आचार संहिता जिसके केंद्र में है मानवीय मूल्य का उत्थान। दूसरा मैंने बताया प्रतिपादन और तीसरा मैंने बताया इसमें शामिल प्रमुख तत्व। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है अशोक की पत्नियां। अशोक की जितनी भी पत्नी थी उनके नाम लिख दिए मैंने। कारुवा की महादेवी, महादेवी आप सभी जानते, विदिशा की एक व्यापारी की पुत्री थी, पद्मावती, तिस्रखा, असंगमित्रा और चारुमती। आगे बढ़ते हैं। कलिंग आक्रमण। कलिंग आप सभी जानते हैं उड़ीसा, आज के उड़ीसा में विद्यमान है। तोसाली इसकी राजधानी थी। अशोक ने अपने शासनकाल के 8 वर्ष बाद मतलब 9वें वर्ष में यहां अटैक किया था और यहीं पर आक्रमण के पश्चात उसका हृदय परिवर्तन हुआ था और वो धम्म के रास्ते पे चल गया था। देखिए क्या लिखा हुआ है, अशोक ने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद मतलब 261 ईसा पूर्व में कलिंग, राजधानी क्या थी तोसाली, इसको जीत लिया था। अब चाहो तो आप एक लाइन और लिख सकते हो कि इसी के पश्चात उसका हृदय परिवर्तन हुआ, वह धम्म नीति का उसने अनुसरण किया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक का पहला शिलालेख। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि अशोक ने, इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी कि भारत में अभिलेख, शिलालेख, इसकी शुरुआत अशोक ने की थी, जहां अशोक पत्थरों पर लेख लिख के, शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब शिला पे लिखा हुआ लेख, तो अशोक पत्थरों पर लेख लिखकर अपनी बातें जनता तक पहुंचाता था। जगह जगह पर उसके शिलालेख, स्तंभ लेख ये गड़े हुए हैं। तो जो शिलालेख थे उनकी कुल संख्या थी 14, मतलब एक पत्थर पर कुल 14 लाइन हुआ करती थी। ठीक, तो कौन सी लाइन में मतलब कौन से शिलालेख में क्या लिखा गया है, इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। साथियों अशोक के कुल अभिलेख या शिलालेख की जो संख्या है उनमें कौन से शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, इस सब पे प्रश्न बनते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं अशोक का पहला शिलालेख। पहले शिलालेख में 3 बातें, पहला पशु बलि की निंदा की है और उसे रोकने की बात की है। दूसरा, सभी मनुष्यों को अपने संतान के जैसा माना है। तीसरा, सामाजिक जो उत्सव होते हैं उसके निषेध की बात की है। 3 बातें हैं, तीनों हमने एज इट इज लिख दी। अगला दूसरा शिलालेख, इसमें जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया, उसके जो राज्य हैं जैसे पांड्य, सारीपुत्र, केरल पुत्र, इनका वर्णन है। इसके अलावा वृक्षारोपण करना चाहिए, जल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और जनता के कल्याण के काम करने चाहिए, इसकी बात हुई है। तो ये दोनों बातें हमने 2 पॉइंट में लिख दी। कई बार ये प्रश्न बन जाता है कि अशोक के दूसरे शिलालेख में दक्षिण के कौन कौन से राज्य का वर्णन है, तो पांड्य का है, सारीपुत्र का है और केरल पुत्र का है। 3 नाम आपको पता होने चाहिए। साथियों अशोक का तीसरा शिलालेख क्या है, 3 अधिकारी युक्त, राजुक और प्रादेशिक, ये 3 अधिकारियों की इसने नियुक्ति करी और हर 5 साल में उन्हें कहा कि आप अपने क्षेत्र का दौरा जरूर करिएगा। अशोक का 5वां शिलालेख काय से संबंधित है, अशोक ने जिस धम्म की नीति का अनुसरण किया था उसके प्रचार प्रसार के लिए उसने धम्म महामात्यों की नियुक्ति की थी कि आप जाइए धम्म का प्रचार कीजिए। दंड समता, व्यवहार समता की उसने बात की थी कि सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, सभी के लिए समान दंड होना चाहिए। और अपने जो 99 भाइयों की उसने हत्या की थी, ऐसा कहा जाता है कि 99 भाइयों की हत्या करके उसने गद्दी प्राप्त की थी, उस बात के लिए उसने स्वयं के प्रति क्रोध भी व्यक्त किया था कि ऐसा मैंने क्यों किया था। इस तरह की 3 बातें अशोक के 5वें शिलालेख में सीधे एग्जाम में आएगा। अगला, अब ये तो शिलालेख हो गए। शिलालेख मतलब जो पत्थर पे लिखे हुए लेख है, मैंने बताया उनकी संख्या कितनी थी और किस शिलालेख में क्या है। मैंने कुल 4 प्रमुख शिलालेख आपको बताए हैं, केवल ये 4 इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से। क्लियर? अशोक के स्तंभ लेख, देखिए हम सारे शिलालेखों की बात नहीं कर रहे हैं साथियों, हमने केवल कुछ प्रमुख शिलालेखों की बात की है। क्लियर? केवल वे ही शिलालेख पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो कम से कम इतने के बारे में तो डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अगला देखिए अशोक के स्तंभ लेख। अब जैसे शिलालेख था मतलब पत्थर पे लिखे लेख, स्तंभ लेख मतलब स्तंभ मतलब पिलर पे लिखे हुए लेख। तो साथियों अशोक के कुल स्तंभ लेखों की संख्या थी 7, मतलब स्तंभ पे कुल 7 लेख लिखे होते थे। क्लियर? और इन 7 स्तंभ लेख, जो 7 स्तंभ लेख हैं ये सब ब्राह्मी लिपि में होते थे। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कहां कहां से? प्रयाग, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रामपुरबा, लोरिया अरेराज और लोरिया नंदनगढ़, ये बिहार के क्षेत्र है। क्लियर? तो स्तंभ लेख मतलब स्तंभ पे लिखे हुए लेख। कुल संख्या कितनी थी उन लेखों की, मतलब एक स्तंभ है उसमें टोटल कितने लेख लिखे हुए हैं? 7। और ऐसे कितनी जगह मिले हैं? 6 जगह।
राज्यों के नाम। दैट्स इट, सारी बातें बता दी, कितनी संख्या है, कितनी जगह से मिले, उन सारी जगहों के नाम। अगला देखें, लोरिया नंदनगढ़। अब उनमें से भी कोई एक इंपॉर्टेंट है जिसपे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सीधी सी बात है, बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है, अशोक का स्तंभ लेख है और इसमें मोर का चित्र बना हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखें साथियों, रानी अभिलेख। अशोक के एक अभिलेख को रानी अभिलेख भी कहते हैं। कौन सा है वो? तो देखिए, अशोक का कौशाम्बी अभिलेख रानी अभिलेख कहलाता है। तो आपको सीधे लिख के आ जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रुम्मिनदेई अभिलेख। साथियों, रुम्मिनदेई मतलब जो लुम्बिनी क्षेत्र है, नेपाल तराई के पास का क्षेत्र, वहां एक अभिलेख मिला, उसका नाम रुम्मिनदेई अभिलेख पड़ा। इसके कारण उस क्षेत्र का नाम भी रुम्मिनदेई पड़ गया है। तो देखो क्या लिखा है, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है जो नेपाल की तराई मतलब लुम्बिनी क्षेत्र में प्राप्त हुआ। क्लियर, सारी बातें बता दी। अगला, अशोक के शिलालेखों की लिपि। भाई जो शिलालेख या अभिलेख लिखे उसकी लिपि क्या है? तो साथियों, अलग अलग जगह से उसके अलग अलग लिपि के अभिलेख मिले हैं। तो मैंने हर जगह की मेंशन कर दी। देखो एग्जाम में आपको पूरे नंबर दिलाएगा। ग्रीक और अरामाइक लिपि, इसके अभिलेख मिले अफगानिस्तान में। खरोष्टी लिपि का अभिलेख मिला उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं बाकी के भारत से। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मी लिपि के अभिलेख पूरे भारत से मिले, खरोष्टी लिपि के अभिलेख मिले उत्तर पश्चिम से, ग्रीक और अरामाइक के अभिलेख मिले हैं अफगानिस्तान से। क्लियर, सारी बातें बता दी। सप्तभंगी सिद्धांत। साथियों, पंडित चाणक्य मतलब कौटिल्य ने शासन प्रशासन मतलब राजनीति से संबंधित कुल 7 बातें बताई, जिन्हें सप्तभंगी सिद्धांत कहा। क्या 7 बातें? उन्होंने कहा कोई भी जो राज्य होता है, कोई भी स्टेट जो होता है, उसके 7 अंग होते हैं। जैसे हमारे शरीर में देखिए कितने सारे अंग हैं, ऐसे ही राज्य रूपी देह मतलब राज्य को एक देह मतलब शरीर मानो, उसके भी 7 अंग हैं। हमारे तो कई सारे अंग हैं, उसके 7 अंग हैं। पहला अंग है राजा, और इस अंग की तुलना करिए मानव शरीर के अलग अलग अंगों से। तो जैसे हमारे शरीर में शीश होता है, उसी तरह राज्य में राजा होता है। अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री, इसकी तुलना हुई है आंख से। जैसे हमारे शरीर में आंख होती है, उसी तरह राज्य का मंत्री होता है। जैसे जंघा, हमारी जंघा होती है, वैसी जनपद होता है। जनपद मतलब पूरा क्षेत्र, उस पर रहने वाली जनता। चौथा दुर्ग, जो सुरक्षा प्राचीर। जैसे हमारी भुजाएं होती हैं जो हमारी रक्षा करती है, वैसी दुर्ग होता है जो राज्य की रक्षा करता है। कोश, खजाना, मुख से तुलना हुई है इसकी। सेना की तुलना हुई है मस्तिष्क से, और मित्र की तुलना हुई है कान से। जिस तरह हमारे शरीर में कान है, उसी तरह राज्य के जो मित्र लोग हैं, राजा के जो मित्र हैं, वो उनके कान के समान है। तो ओवरऑल राज्य एक शरीर की तरह है जिसके 7 अंग हैं। क्लियर, ये 7 अंग उन्होंने बताया, यही है सप्तांग सिद्धांत। दैट्स इट, कंप्लीट आंसर। पहली बात तो कौटिल्य ने राजत्व के 7 सिद्धांत दिए जो कि सप्तांगी सिद्धांत थे, और इनमें 7 में क्या क्या है ये सब हमने बता दिया। आगे देखते हैं। अब सप्तभंगी सिद्धांत में विद्यमान जनपद, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो सप्तभंगी सिद्धांत में जो 7 अंगों की बात हुई है, इनमें से कोई भी एक विशेष अंग देके उस पर टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो मैं कोई एक देके आपको बता दे रहा हूं, बाकी यदि आए तो आप डील कर लेना। जैसे जनपद था, तो क्या लिखेंगे आप? तो आप लिखेंगे सप्तभंगी सिद्धांत में राज्य का तीसरा अंग था। मतलब आपको यह पता होना चाहिए कौन से नंबर का है। इसकी तुलना जंघा से हुई है, तो यह बता देना किससे तुलना हुई है। जिसमें भूमि और प्रजा ये दोनों आते हैं। पूरी मतलब राज्य की भूमि और उस पर रहने वाली प्रजा, इन दोनों को मिला के जनपद कहते हैं। तो आप देखिए मैंने तीनों बातें बता दी। पहला तो ये बता दिया कि सप्तभंगी सिद्धांत का अंग है, दूसरा बताया सप्तभंगी सिद्धांत का तीसरा अंग है, दूसरा बताया इसकी तुलना जंघा से हुई, और तीसरा बताया इसमें कौन कौन आता है। क्लियर, आगे देखते हैं साथियों। मौर्यकालीन प्रशासन का विभाजन। मौर्यकालीन प्रशासन का विभाजन तो देखते हैं। प्रांत, देखो सबसे ऊपर होता था केंद्र मतलब राष्ट्र, राष्ट्र के बाद होता था प्रांत, मुखिया प्रांतपति, प्रांत के नीचे होता था संभाग, जैसे मंडल कहते थे, उसका मुखिया प्रादेशिक, उसके नीचे होता था जो इकाई उसे कहते थे विषय या आहार या जिला, इसका मुखिया विषयपति, और सबसे नीचे होता था गांव जिसका मुखिया ग्रामणी। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि प्रशासन का विभाजन जितनी इकाइयों में हुआ है, इधर आप स्टार्टिंग में केंद्र भी लिख देना है ना। तो केंद्र, फिर प्रांत, फिर संभाग मतलब मंडल, फिर विषय मतलब जिला, और फिर ग्राम, ये सब आपको बता देना। और ब्रैकेट में ये भी बताना है कि इनका मुखिया कौन होता था। आगे देखते हैं साथियों राजुक। राजुक पे मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इतिहास में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके प्रशासन आपको बिल्कुल याद कर लेने, मतलब कौन सा प्रशासनिक अधिकारी क्या करता था। जैसे मौर्य काल, गुप्त काल, वैदिक काल, उधर जाएं
दिल्ली सल्तनत, मुगल, मराठा, मराठा बहुत खास, और विजयनगर। क्लियर? 7 गिना दिए। इनके भाई साहब सारे प्रशासन रट लो आप कि कौन सा व्यक्ति क्या करता था, इन पे प्रश्न आता ही है। क्लियर है? फिलहाल राजुक को देख लेते हैं। मौर्यकालीन ये राजस्व अधिकारी था। पहली बात तो अशोक ने क्या किया, अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष इस राजुक को ना मुख्य न्यायाधीश बना दिया था जनपद क्षेत्र का, इसलिए राजुक इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें हमने नॉर्मल थ्योरी में लिख दी। आगे देखें तीर्थ। साथियों, जो विभाग होते थे, जैसा मैंने कहा प्रशासन है तो कई सारे विभाग हैं जो शासन चला रहे हैं, विभागों को तीर्थ कहा जाता था। तो देखिए क्या लिखा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, हमने ये भी मेंशन किया कि हमें जानकारी कहां से मिली, जैसा मैंने बताया इतिहास में इसका महत्व है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार केंद्रीय प्रशासन 18 अलग अलग विभागों से संचालित होता था, जिसे तीर्थ कहते थे, और इसका जो अधिकारी होता था वो अमात्य कहलाता था। तो हमने ये भी बता दिया तीर्थ क्या है, ये भी बता दिया संख्या कितनी है, ये भी बता दिया कहां से जानकारी मिली, और ये भी बता दिया इसका मुखिया कौन है। आगे देखते हैं चक्र। जो प्रांत होते थे, प्रांतों को चक्र कहा जाता था। देखते हैं इधर भी, जो मौर्यकालीन प्रांत है उन्हें चक्र कहते थे, उनके प्रमुख को कुमारमात्य कहते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त के काल में 4, अशोक के काल में 5 प्रांत थे, क्योंकि उसने कलिंग भी जीत लिया था। ये सारी बातें बता दी यार। चक्र मतलब क्या, जानकारी कहां से मिली, उसके मुखिया को क्या कहेंगे, और कुल संख्या कितनी थी, सब बता दिया। और देखिए 2 लाइन में आ गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। संग्रहण। मौर्य काल में दोस्तों जो 10 गांवों का समूह होता था उसे संग्रहण कहते थे। बस एक लाइन में सीधे आंसर दो, कंप्लीट। उसी तरह खारबिटिक, दोस्तों जो 200 गांवों का समूह होता था वो खारबिटिक कहलाता था। बट ये मेंशन कर देना किस काल की बात हो रही है, मौर्य काल की, हम भूल जाते हैं कई बार। इसके अलावा द्रोणमुख 3 मार्क करा सकता है। मौर्य काल में ही जो 400 गांव होते थे उसके समूह को द्रोणमुख कहते थे। और उसी तरह स्थानीय साथियों, मौर्य काल में ही जो 800 गांव होते थे उसके समूह को स्थानीय कहते थे। तो गांवों के समूह की संख्या बदलती जाएगी और उनके लिए जो शब्द प्रयुक्त हो रहा है वो बदल जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। व्यवहारिन या धर्मस्थ, ये क्या है? देखिए 2 तरह की न्याय व्यवस्था होती है, आप सभी जानते हैं। एक होता है दीवानी न्यायालय मतलब सिविल मामले वाला, एक होता है फौजदारी मामले मतलब क्रिमिनल मामले वाला। क्लियर? तो जो दीवानी न्यायालय होता था, सिविल मामले वाला, उसका जो न्यायाधीश होता था वो व्यवहारिन या धर्मस्थ कहलाता था। देखिए क्या लिखा है, मौर्य काल में दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, दैट्स इट। इसके अलावा प्रदेष्टा या कमिश्नर, सेम नहीं, मतलब जो फौजदारी न्यायालय होता था उसका न्यायाधीश। देखो क्या लिखा है, मौर्य काल में फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश प्रदेष्टा या कमिश्नर कहलाता था। अब देखिए कर के बारे में आ गया। कौन सा कर किस चीज के लिए वसूला जाता था? मैं क्या बोल रहा हूं, अधिकांश 1 लाइनर हैं पर प्रश्न बन सकते हैं। अब इनमें आप 1 लाइन के अलावा कुछ लिख ही नहीं सकते क्योंकि कुछ है ही नहीं। देखिएगा प्रणय कर क्या है, मौर्य काल में दोस्तों आपातकालीन स्थिति में जब जनता से जो पैसा लिया जाता था टैक्स, वो है प्रणय कर। इसके अलावा उदक भाव कर, मौर्य काल में दोस्तों जो सिंचाई कर लिया जाता था वो उदक भाव है। विष्टि कर, मौर्यकालीन बेगार श्रम, बेगार मतलब आपसे काम करा लिया जाएगा निःशुल्क, आपको कुछ दिया नहीं जाएगा, वो एक तरह का टैक्स हो गया कि आप आगे श्रमदान दे दीजिए यदि आप टैक्स नहीं दे सकते हैं तो वो विष्टि कर है, बहुत प्रचलित है, अलग अलग कालखंडों में रहा है। बर्तनी कर का मतलब होता है दोस्तों मौर्य काल में ही जब सीमा पार कराने के लिए जो टैक्स देना होता था एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो वो बर्तनी कर था। अगला ये उपदा परीक्षण। देखिए मौर्य काल में होता यह था कि कौटिल्य के अनुसार शासन व्यवस्था संचालित होती थी। तो आपको पता है कौटिल्य जो है वो थोड़े से सख्त थे, तो कौटिल्य को ना न्याय बहुत पसंद था। तो कौटिल्य क्या करते थे, कोई भी मंत्री या बड़ा अधिकारी जब अपने पद को ग्रहण करेगा उससे पहले उसका परीक्षण होगा, उस परीक्षण को उपदा परीक्षण कहते थे। ऐसी व्यवस्था कौटिल्य ने करके रखी थी। देखो क्या लिखा है, मौर्य काल में मुख्यमंत्री पुरोहितों की नियुक्ति के पहले उनके चरित्र की जांच करना। ठीक, तो 1 लाइन में सीधे आंसर आ गया। एग्रोनोमोई साथियों, ये भी मौर्यकालीन जो नगर निर्माण अधिकारी होता है, जो नगर निर्माण करता है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, बिल्डर, एग्रोनोमोई। और ये जानकारी हमें मेगास्थनीज से प्राप्त होती है कि ऐसा कोई था। रूपजीवा साथियों, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला जो है वो रूपजीवा कहलाती थी। इसके अलावा अनिष्कासिनी क्या है, मौर्य साम्राज्य में संभ्रांत घर की वे स्त्रियां जो प्रायः घर के अंदर ही रहती थी,
उन्हें कहा जाता था अनिष्कासिनी। इसके अलावा मौर्यकालीन व्यापारिक मार्ग, साथियों व्यापार अच्छा खासा होता था, तभी मौर्य काल की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई थी। और मौर्य काल में व्यापार जो है वो जल थल दोनों से होता था। तो सभी के व्यापारिक मार्ग देखिए, पहले मैं थल के व्यापारिक मार्ग की बात करूं तो एक मार्ग था उत्तरापथ। उत्तरापथ जो है वो पेशावर मतलब उधर पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल तक आता था, जिसपे बाद में शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनाई थी। दक्षिणापथ ये महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक जाता था, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र से श्रावस्ती यूपी। ये तो थे जलीय मार्ग दो, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। उत्तरापथ पेशावर से पश्चिम बंगाल, दक्षिणापथ महाराष्ट्र से यूपी। इधर आइए समुद्री मार्ग, एक भृगु क्षेत्र था मतलब गुजरात का भड़ोच, और एक था ताम्रलिप्त बंदरगाह मतलब पश्चिम बंगाल। और ये जो गुजरात का भड़ोस था ये पेट्रोलियम और इस सब के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। क्लियर? तो आप देखिए मैंने कितने संक्षेप में सारी बातें बता दी। स्थलीय उसमें भी उत्तरापथ डैश करके, ये दक्षिणापथ डैश करके, फिर समुद्री भी बता दिया डैश करके। इसी तरह लिखना है। सामान्यतः हमें सेंटेंस फॉर्मेशन से बचना है साथियों। वार्ता, यूं तो मौर्य काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो एग्रीकल्चर पर ज्यादा बेस्ड थी। एग्रीकल्चर का अच्छा खासा महत्व था, कृषि का। बट उस अर्थव्यवस्था में दो और घटक थे जिनका रोल था। एक तो था पशुपालन और एक तो था व्यापार। कृषि तो था ही, उसके अलावा पशुपालन और व्यापार। तो साथियों कृषि, सेकंड पशुपालन और थर्ड व्यापार, इन तीनों को समावेशित रूप से वार्ता कहा जाता था। क्लियर? कहां? मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में। 3 मार्कर आ सकता है। चलिए अगला देखते हैं। देवमात्रक, साथियों दो तरह की भूमि होती थी, एक देवमात्रक एक अदेवमात्रक। देवमात्रक क्या है? ऐसा कृषि क्षेत्र जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध थी। क्लियर? अदेवमात्रक ऐसा कृषि क्षेत्र जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधा ना होने पर भी कृषि अच्छी होती थी। तो आपको ये वन लाइनर के हिसाब से 3 मार्कर थोड़ा देख लेने हैं। मैंने क्या बोला? प्रश्न बन जाते हैं। 3 मार्कर जो है वो प्रीलिम बेस्ड होते हैं। प्री का यदि कोई फैक्ट है वो भी 3 मार्कर में जाएगा। अब वो वन लाइनर है तो क्या करें? क्लियर? और शब्दावलियों पे तो विशेष करा जाता है क्वेश्चन, वो ये देखना चाहते हैं इनको पता ही कि नहीं शब्दावली। जैसे वार्ता, क्लियर है? जैसे वो अपन ने देखा था वैदिक काल में नीवी, वास, अधिवास, इस तरह के क्वेश्चन। क्लियर? अभी हमने देखा अनिष्कासिन महिला। अगला देखिए सार्तवाह। साथियों मौर्य काल में व्यापारियों की एक संस्था होती थी जिसे श्रेणी कहते थे। अब श्रेणी लोग व्यापार करने एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनकी प्रोटेक्शन की बड़ी नीड होती थी। तो उसके लिए उनकी सुरक्षा के लिए राज्य की तरफ से सार्तवाहों की नियुक्ति की जाती थी, आपको पता होना चाहिए। अगला मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा। तो साथियों मौर्य काल में पर्ण नाम की मुद्रा चलती थी जो एक प्रकार का चांदी का सिक्का था। तो हमने मुद्रा का नाम भी बता दिया, वो किस धातु की बनी थी वो भी बता दिया। और आखिरी क्वेश्चन, मौर्यकालीन समाज, और वो भी किसके अनुसार? मेगास्थनीज अनुसार। साथियों मेगास्थनीज कौन है आप जानते हैं? मैं 2-3 बार बता चुका हूं। उसने ये बताया कि मौर्यकालीन समाज में दास नहीं थे, दास प्रथा नहीं थी, बट पूरा समाज 7 जातियों में बटा हुआ था। कौन है वे 7 जातियों में? सीधे देखते हैं। दासों का प्रचलन नहीं था, कौमा, समाज 7 जातियों में बटा था। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर मतलब ग्वाला, चौथा कारीगर मतलब शिल्पी, 5वां सैनिक, 6वां निरीक्षक, निरीक्षक मतलब जो निरीक्षण करने वाले लोग होते हैं, पुलिस और ये जांच करने वाले, 7वां सभासद, सभासद मतलब मंत्री, जो मंत्री के पद पर है। ये 7 तरह के लोग थे समाज में। ये 7 लोग मिलकर समाज बनाते थे। ये बात कही मेगास्थनीज ने, और मेगास्थनीज ने भी कहा कि इसमें दासों का प्रचलन नहीं था, बल्कि साथियों कौटिल्य से यदि पूछे तो कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में दासों का प्रचलन था, बट मेगास्थनीज अनुसार नहीं था। ये था मेगास्थनीज का समाज। तो आप देखिए कितने संक्षेप में बता दिए, कुल संख्या भी बता दी जातियों की और उन सबके नाम भी बता दिए। इस तरह से आपको 3 मार्कर डिजाइन करना है, प्रेजेंट करना है, तैयार करना है। मैंने क्या बोला, कई बार 3 मार्कर ऐसे भी आएंगे जो पूरे वन लाइनर होंगे, फैक्ट पर बेस्ड होंगे, पर हमें मजबूत करते चलना है। ये था हमारा एक और प्रयास मौर्य काल से संबंधित। अगले लेक्चर में मिलेंगे, मौर्योत्तर काल के 3 मार्कर आपके लिए लेके आएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।